नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है फ्रेंड्स आपकी सीटेट की, जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार हिंदी का जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। तो संपूर्ण इसमें पेडागोगी है और दोस्तों व्याख्यात्मक क्वेश्चनों पर चर्चा होगी। तो फ्रेंड, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और फ्रेंड्स क्वेश्चनों के आंसर देना। आपको इससे ये पता पड़ जाएगा कि आखिरकार सीटेट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को देख लेंगे तो फ्रेंड्स आपका 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस पर स्क्रीन पर है। वो है आपका कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी कि एक से जो अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो आप इसका आंसर बताइए फटाफट से, कौन सा आंसर लॉक किया जाए। तो ये है फ्रेंड्स आपका एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में ये सहायक होता है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी कि आंखों से जिन्हें प्रॉब्लम है उन बच्चों को अगर भाषा सिखाएं तो फिर क्या करना चाहिए। आप एक टीचर हो और आप बच्चे के साथ में क्या करेंगे बताइए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बताइए कौन सा आंसर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे अलग बैठाना तो ये होगा नहीं बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका, डी। अधिक से अधिक मौखिक भाषा, यानी कि जो दृष्टिबाधित तो है बच्चा लेकिन सुन तो सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा जल्दी। तो इसी भाषा को सीखने के लिए बच्चे के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आंसर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर की जो भाषा है उसकी जो पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, देखो छोटे बच्चे के लिए विदेशी साहित्य तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से, यानी परिवेश मतलब होता है अपना घर परिवार से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, तो बिल्कुल जाएगा दोस्तों आपका आंसर ये है, ऐसी रचनाएं, यानी छोटे बच्चों को परिवेश में रहकर ही हम सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। परिवेश जहाँ भी दिख जाए तो बच्चों को परिवेश में सिखाएंगे तो आपका आंसर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जो बच्चे के हम आकलन को समझ सकते हैं कि बच्चा सही जानता है। तो देखिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों में संज्ञा आ रही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बादल भी है, आसमान भी है, चिड़िया भी है, बच्चे भी है, आपकी संज्ञा शब्द भी आ चुके। तो आंसर आपका ए लॉक किया जाएगा। बिल्कुल सही है ये वाला ए। ठीक है, बादल, आसमान, क्योंकि इसमें तीनों में ऑलरेडी संज्ञा आ रही है, बात चल रही भाषा की। तो दोस्तों आपके देखो इसमें आसमान, बादल सभी है, संज्ञा भी है, तो ऑप्शन आपका ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा, यानी सबसे कम प्रभावी तरीका पूछ रहा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, एतायगी। बताइए कौन सा आंसर लॉक किया जाए। तो इसमें आपका कम पूछ रहा है, कम तरीका कौन सा है, तो आपका आंसर व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि दूसरी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा है। तो विभिन्न क्षेत्रों परिस्थितियों से हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास,
क्वेश्चन नहीं है, आपका नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही जाना चाहिए। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बताइए आंसर कौन सा लॉक किया जाए। तो ये जाएगा दोस्तों आपका, जहाँ भी आपकी कंठस्थ की बात आ जाए, नियमों को कंठस्थ करना, तो आपका ये नेगेटिव है, तो आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। बताइए कौन सा आंसर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो समृद्ध भाषिक वातावरण। वातावरण के अनुसार बच्चा जल्दी मतलब सीखता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, कौन सी का, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आप टीचर हो, बताइए किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। बताइए कौन से पर आंसर लॉक किया जाए। मूल्यांकन करते समय तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप देखो काव्य सौंदर्य को नहीं दे सकते हैं, व्याकरणिक नियम भी नहीं दे सकते, निबंध लिखने के लिए भी नहीं बोल सकते। सीखने की क्षमता का आकलन, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है सीखने की, तो ऑप्शन क्या है आपका ए। और फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि जो सीटेट का जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ के आधारित आते हैं। आप आराम से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बस आपको समझना है, पढ़ना है, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभाषिक कक्षा में, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उस कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। इसमें पूछ रहा है कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कम महत्व किसे देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण किया जाता है। बताइए कौन सा आंसर लॉक किया जाए। तो ये जाएगा दोस्तों आपके डी, यानी बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के बीच में जो विद्यमान समानता व अंतर होता है उसको विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, यही इसका कम महत्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी की ओर जाएगा, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। यानी कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो कौन सा आंसर लॉक किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आंसर आएगा आपकी पाठों की संख्या, क्योंकि देखिए अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य एवं भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन जो है, जो पाठ्य पुस्तक होता है ना, पाठों की संख्या का जो महत्व होता है वही जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हमें देखना होगा कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, तो ये है आपकी पाठों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिकता कौन सा है। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि के खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या है आपका भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, जहाँ भी आपको संसाधन दिख जाए वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। टैग वर्ड्स है आपके संसाधन, तो भाषा के द्वारा हम संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है। विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए भाषा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जाएगा आपका, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है ये आपकी। तो इसे देखिए दोस्तों, आपकी भाषा का एक नियमबद्ध होती है, और इसे जो समझकर ही भाषा पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। जब हम इसे समझेंगे भाषा को, तभी इसकी पकड़ को पकड़ सकेंगे कि बच्चा गलत बोल रहा है। तो ये भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, ये कह रहा है बच्चे जो विद्यालय में आते हैं उससे पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं या कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा पता पड़ गया होगा, बिल्कुल सीधा ही सीधा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो देखिए कोरी स्लेट तो बच्चे होते नहीं, बच्चे ज्ञान लेकर के आते हैं, मम्मी पापा सिखा के भेजते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, तो देखो ये भी नहीं हो सकता है। भाषा के चारों कौशलों के बारे में बच्चा जानता ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका? ए। क्योंकि अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे आते हैं। बच्चे जो हैं जब आते हैं स्कूल में तो उनकी माँ उन्हें सिखा करके भेजती है नियमबद्ध तरीके से, तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और आपके अधिगम में कौन सा सही नहीं पूछा है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? तो ये है फ्रेंड्स आपका बी, यानी भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। जो हम जब अर्जन करते हैं ना, तो उसका क्या करेंगे, हम जब प्रयास करेंगे किसी चीज़ के लिए तभी हम उसको अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि जबकि भाषा अर्जन में विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, अर्जन जब करते हैं तो प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके सामने कि मंदिरा, यानी एक लड़की है जिसका नाम है मंदिरा। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो बताइए जो मंदिरा है, मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? ये जाएगा फ्रेंड्स आपका जो है डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है, इसमें से आपको एक ये पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कहा गया है, मतलब पद्यांश है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को, यानी कि आपको 16 से 21 में सबसे उचित विकल्प चुनने हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं बाहर? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो देखिए आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आप देख सकते हैं कि पहला दिया है हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। तो अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। क्या कह रहा है? स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। बताइए ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? तो ये जाएगा दोस्तों आपका खुशियों से परिपूर्ण जीवन, यानी कि इसमें अर्थ पूछा है, आपको अर्थ बताना है। हरा भरा जीवन उसी का रहता है जो खुशियों से परिपूर्ण जीवन होता है। नेक्स्ट है कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो देखिए अभी मैंने बताया था कौन सी चीज़ें बाहर लेकर के आती हैं, ये आती हैं आपकी नदियाँ पर्वत हवा पेड़ आदि, ये बाहर लेकर के आती हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान या पेड़ों की हवा। देखिए नदियाँ भी हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी हैं, पेड़ों की हैं, तो इसमें आ गया समस्त प्राकृतिक आपकी आपदान। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। देखिए आपने पैराग्राफ में से ही आंसर देख लिए। तो दोस्तों आप जितना हो प्रैक्टिस करना, और आपको नकल की बिल्कुल इसमें ही आवश्यकता पड़ेगी, अकल होनी चाहिए। आपको सामने ही पैराग्राफ है, आंसर भी इसके अंदर है। तो देखिए आपने आराम से इसमें से देख लिया। नेक्स्ट है कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, ये बताना है आपको। वृंदलताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे वो डालियाँ। देखिए सृष्टि का उपहार, देखो आप किसने कहा है?
इसमें बोला है बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग में तुम और तुमसे है प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंत लताएं और पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। तो आपको आंसर इसमें लगाना है, कौन सा आ गया देखिए, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, ये वाला बिल्कुल सही है। 48 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। बताइए ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जाएगा कि इसमें जो पूछा है सबसे ज़्यादा, इसमें कवि ने जो संदेश दिया है कि पर्यावरण के बारे में बताया है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जब पैराग्राफ को देखेंगे वो आपको साथ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं व्यक्ति और संसार डॉट डॉट दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार में स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। देखिए इसमें आपको स्वयं इसका अर्थ निकालना होगा। तो अब आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। बिल्कुल राइट है ये वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम से अभिप्राय क्या है। अनुपम, तो इसमें तो आप आराम से बता देंगे, अनुपम कहते हैं जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन जो है डी की ओर, जिसकी उपमा न की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने गद्यांश। ये गद्यांश आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। तो इसमें दिया है किस विषय से जुड़ा हुआ था। तो देखिए आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें दिया गया है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ से बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उसकी उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनविस्तक उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां की थी। यानी कि आपको ये पढ़ने के बाद में इसको आंसर दोस्तों स्वतः मिल जाएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि समस्याओं का हल खोजने के लिए देखो गणितीय क्षमता ठीक है हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा जाएगा आपका, ये जाएगा फ्रेंड्स आपका जो है इसमें जो दिया गया है ज़्यादातर आपको यानी दुकानदारी के बारे में ज़्यादा बोला है। आपने अभी देखा था इसमें दुकानदारी, देखो हर जगह पर ये आया है दुकान। ठीक है, दुकानदारी तरफ से बच्चे जो दुकानदारी करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा इसमें, आपका दुकानदारी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ये वाला जो है ये पूछ रहा है आपको खोजने के लिए, सॉरी इसमें जो पूछा है कि हल खोजने पर आधारित अध्ययन के बारे में बात कर रहा है तो वो जाएगा आपका गणित, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका इसमें गणित जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें आधारित अध्ययन विषय से जुड़ा हुआ है तो तर्क जो हल खोजते हैं वो आपके गणित के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो कौन से बच्चे थे जिन्होंने मौखिक का ज़्यादा प्रयोग किया था, वो किया था आपका यानी कि जो दुकानदारी करते हैं, जो बच्चे दुकानदारी करते हैं वही फ्रेंड्स आपके मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में शीघ्रता होती है, इसलिए सामान के आधार पर वो तुरंत मूल्य की गणना कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो देखिए यही जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चों के जीवन की बात आ चुकी है तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता में से डांट पड़ेगी, वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। तो बताइए दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, जब बच्चे जो दुकानदार होते हैं वो अगर हिसाब में गलती करेंगे तो दोस्तों गलती का असर जो है
उनके काम पर पड़ेगा। बिल्कुल सही सी बात है, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, या फिर आपका खराब होता है अच्छा होता है। तो देखिए इसमें दोनों आ चुके हैं, खराब और अच्छा, तो ऑप्शन आपका ए जाएगा। दोस्तों ऊर्जा के साथ में और पॉजिटिव सोच लेकर के आप क्वेश्चनों के आंसर दिया करो। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बात आपकी सीटेट की है। सीटेट दोस्तों खेल खेल में पास कर दोगे, बस आप क्वेश्चनों को समझ लीजिए। क्वेश्चन आते कैसे हैं, टीचर आप हो, आपका वो बच्चे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप उसका आंसर सटीक देते जाइए, फटाफट से आप बताते चलेंगे। और आंसर दोस्तों आप सीटेट में जो है 120 प्लस लेकर के आओगे। जो बता रही हूँ सिर्फ इनको करते चलिए, ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है या संकुचित कर सकता है, बताइए कौन सा लॉक किया जाए। तो ये जाएगा फ्रेंड्स आपका जो है, ये है आपका बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय का उदाहरण क्या है, तो इक लग जाए। देखिए सीमित नहीं लग रहा है, चूंकि नहीं, समुचित ये भी नहीं, सांस्कृतिक इक लग रहा है इसमें, तो आपका ऑप्शन जाएगा ए दे। जैसे कि आपका और भी है इसमें, जैसे मौखिक, ठीक है, मौखिक में क्या लग रहा है, इक लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका मानसिक, मानसिक में क्या है, आपके लगी हुई है इक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में क्या है, प्रारंभिक में भी ई लगा हुआ है आपका। तो इस तरीके के आपके इसमें ऑप्शन जाएगा आपका सांस्कृतिक। नेक्स्ट है मन गणित का अर्थ क्या है, बताइए। मन गणित, कठिन गणित, मन गणित गणित, मन पसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना। बिल्कुल सही है ये वाला। मन गणित का मतलब होता है कि मन ही मन हिसाब लगाना। तो आई होप दोस्तों कि हिंदी के मैंने आपको 1 से 30, यानी कि इसमें जो आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, सीटेट में हिंदी के 30 ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को जितना हुआ करे आप शेयर कर दिया करो। कोई भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं आपके सहयोग से बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर लाभदायक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना स्कोर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।